दास्ताने भारत में आज 3 इंडियन पायलट्स के पाकिस्तान से बच के निकलने की पूरी कहानी। 13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक कड़ी सिक्योरिटी वाले प्रिजनर ऑफ वॉर यानी पीओडब्ल्यू कैंप में वो रात हिस्ट्री बनाने वाली थी। यही वो कैंप था जहां 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलट्स को बंदी बनाकर रखा गया था। कैंप की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां से कोई जिंदा बाहर निकल पाएगा। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, दीवारों के ऊपर कांटेदार तार और हर जगह हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक। लेकिन इसी नामुमकिन जगह पर 3 ऐसे भारतीय पायलट्स मौजूद थे जिनके इरादे किसी दीवार, किसी तार और किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। वो इस जेल से कुछ इस तरह भागे कि देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जोर शोर से युद्ध चल रहा था। जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे धकेल रही थी, लेकिन आसमान में हालात उतने आसान नहीं थे। पाकिस्तान के जफरवाल शहर के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी परेशानी बन चुका था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नजर रखती थी और कई बार भारतीय विमानों पर फायरिंग भी की जाती थी। इस वॉच टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट दिलीप पारुलकर को। दिलीप पारुलकर अपने साहस, डिसिप्लिन और हिम्मत के लिए जाने जाते थे। उन्हें पता था कि मिशन आसान नहीं है, लेकिन देश के लिए ये रिस्क उठाना जरूरी था। 10 दिसंबर 1971 को दिलीप पारुलकर अपने सुखोई 7 फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वो वॉच टावर के पास पहुंचे, पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधा उनके जेट की तरफ आ रही थी। कुछ ही पलों में उनका विमान बुरी तरह डैमेज हो गया। हालात बिगड़ते देख पारुलकर ने बिना वक्त गवाए इजेक्ट कर लिया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें दुश्मन की जमीन पर उतार दिया। जमीन पर उतरते वक्त पारुलकर पहले से घायल थे। दर्द से जूझते हुए वो खुद को संभाल ही रहे थे कि आसपास के पाकिस्तानी आम लोग वहां पर जमा होने लगे। सारी भीड़ दुश्मन दुश्मन चिल्लाने लगी। देखते ही देखते लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उनका सामान छीन लिया गया। चोट, थकान और मारपीट की वजह से पारुलकर वहीं पर ही बेहोश हो गए। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद भीड़ उन्हें जान से मार देती। लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच गए। सैनिकों ने भीड़ को हटाया और कहा, ये जिंदा हमारे ज्यादा काम का है। इस तरह दिलीप पारुलकर को मौत के मुंह से निकालकर हिरासत में ले लिया गया। जब पारुलकर को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी, तंग और सीलन भरी कोठरी में बंद पाया। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल उनकी तरफ बढ़ाए और कहा, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना की एक बहुत ही अहम ठिकाना था। पारुलकर ने तुरंत मना कर दिया। इसके बाद टॉर्चर का सिलसिला शुरू हुआ। आखिरकार भारी दबाव में आकर पारुलकर ने नक्शा बना दिया। पाकिस्तानी अधिकारी बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद वो गुस्से में वापस लौटा। असल में पारुलकर ने आदमपुर एयरबेस का नहीं, बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। गुस्से में अधिकारी ने सजा सुना दी। पूरी रात कोठरी के एक कोने में खड़े रहना होगा। एक गार्ड को हुक्म दिया गया कि अगर पारुलकर बैठें तो उन्हें तुरंत गोली मार दी जाए। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे। शरीर
जवाब दे रहा था, लेकिन गार्ड को उन पर तरस आ गया। उसने धीरे से कहा, सुबह तक बैठ जाओ, अगर कोई आएगा तो मैं खांस दूंगा, तब तुम खड़े हो जाना। इसके बाद कई रातें पारुलकर ने उसी अंधेरी कोठरी में बिताई। लगातार टॉर्चर होता रहा, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला। आखिरकार पाकिस्तानी अधिकारी भी थक गए और कुछ दिन बाद उन्हें बाकी भारतीय बंदियों के साथ एक ही कैंप में डाल दिया गया। यही था रावलपिंडी का पीओडब्ल्यू कैंप, जहां भारतीय वायुसेना के 12 पायलट्स कैद थे। यहां पारुलकर को पता चला कि बाकी साथियों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ था। सबने दर्द सहा था, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूटा था। इस कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हमीद। वो भारतीय पायलट्स के साथ इज्जत से पेश आते थे। हालांकि कई पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसी उस्मान हमीद ने भारतीय पायलट्स को एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस दिया। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटी सी मदद आगे चलकर कितनी बड़ी कहानी लिखने वाली है। 25 दिसंबर 1971 को कैंप में खबर पहुंची, ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। भारत युद्ध जीत चुका है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा कि अब जल्दी ही वो घर लौटेंगे। लेकिन दिलीप पारुलकर का मन कुछ और ही कह रहा था। उन्हें पता था कि कैदियों की अदला बदली में लंबा वक्त लग सकता है। उन्होंने साथियों से कहा, अगर हम यहां बैठे रहे तो शायद सालों लग जाएंगे। क्यों ना हम खुद ही रास्ता निकालें। पहली बार किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन पारुलकर हार मानने वाले नहीं थे। उनके दिमाग में आजादी का एक बीज पड़ चुका था, और यही बीज आने वाले महीनों में एक ऐसी योजना में बदलने वाला था जो रावलपिंडी की दीवारों को हिला देने वाली थी। 25 दिसंबर 1971 के बाद रावलपिंडी पीओडब्ल्यू कैंप में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। बाहर की दुनिया में जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन भारतीय पायलट्स के लिए लड़ाई अभी बाकी थी। सबको उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली जल्दी ही होगी। लेकिन दिन बीत गए, हफ्ते गुजर गए और कहीं से भी कोई पक्की खबर नहीं आई। दिलीप पारुलकर को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि सरकारों की बातचीत में बहुत वक्त लग सकता है। उनका मन मानने को तैयार नहीं था कि वो बस इंतजार करते रहें और ऐसे ही बैठे रहें। उनके लिए आजादी का मतलब था खुद के दम पर निकलना। शुरुआत में उन्होंने एक अलग प्लान सोचा। जब रात को टॉयलेट जाने के लिए एक सिपाही उनके साथ आता था, तब उसकी बंदूक छीनकर उसे ढाल बनाकर बाहर निकलने का प्लान। लेकिन यह रास्ता बहुत ही रिस्की था, इसलिए काफी सोच विचार के बाद पारुलकर ने यह प्लान खुद ही ड्रॉप कर दिया। समय बीतता गया, कई महीने गुजर गए, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई खास हलचल नहीं दिखाई दी। इसी दौरान कैंप में मायूसी बढ़ने लगी। तब पारुलकर ने एक बार फिर अपने साथियों से बात की। इस बार दो लोग आगे आए, एमएस ग्रेवाल और हरीश सिंह। तीनों ने तय किया कि अगर किस्मत ने मौका दिया है तो वो इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब शुरू हुआ असली प्लान। सबसे पहले उन्होंने कैंप के इंचार्ज उस्मान हमीद द्वारा दिया गया एटलस ध्यान से पढ़ना शुरू किया। रात रात भर वो नक्शों को देखते, रास्ते समझते और संभावनाएं तलाशते रहे। प्लान बिल्कुल साफ था। जेल से निकलने के बाद सीधा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जाना बहुत खतरनाक था, क्योंकि युद्ध के बाद वहां सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि पहले वो अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे और वहां से किसी तरह भारत पहुंचेंगे। उनके प्लान में अगला कदम था सही सेल को चुनना। उन्हें ऐसा सेल चाहिए था जो कैंप की बाहरी दीवार के सबसे पास हो और जहां गार्ड्स का आना जाना कम हो।
काफी निरीक्षण के बाद उनकी नजर पड़ी सेल नंबर 4 पर। लेकिन उस सेल में शिफ्ट होना आसान नहीं था। यही पारुलकर की समझदारी काम आई। उनका बर्ताव गार्ड्स के साथ हमेशा ठीक रहा था और धीरे धीरे कुछ सिपाहियों से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने रिक्वेस्ट डाली और आखिरकार पारुलकर, ग्रेवाल और हरीश सिंह को सेल नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया गया। इस सेल में पहले से ही एक और भारतीय पायलट मौजूद थे, विद्याधर शंकर। विद्याधर भागने के प्लान में शामिल होना नहीं चाहते थे, लेकिन वो इन तीनों की मदद करने को किसी तरह से तैयार हो गए। ये मदद आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। अब असली चुनौती थी दीवार में सुराग बनाना। सेल की दीवार लगभग 18 इंच मोटी थी। बिना किसी औजार के इसे तोड़ना इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उनका साथ दिया। किसी तरह उन्होंने एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर हासिल कर लिया। हर रात ठीक 12 बजे से 1 बजे तक बेड के नीचे जाकर काम होता। एक आदमी दीवार कुरेदता, बाकी 3 पहरा देते। दीवार से निकलने वाली मिट्टी और सीमेंट को बेड के नीचे छुपा दिया जाता था। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने सेल के अंदर लगे बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया ताकि गार्ड ठीक से देख ना पाए। जेल में बल्ब बदलने का प्रोसेस बहुत लंबा था और इसका फायदा इन तीनों को मिल गया। एक रात खतरा बहुत करीब आ गया। एक गार्ड ने बाहर से झांक कर देखा और उसे लगा कि सेल में सिर्फ 3 पायलट्स हैं, जबकि उस वक्त हरीश सिंह बेड के नीचे थे। गार्ड ने आवाज लगाई, लेकिन तीनों ने सोने का नाटक किया। गार्ड भागकर इंचार्ज उस्मान हमीद को बुलाने गया। उसी पल सिंह चुपचाप बाहर निकल आए और लेट गए। जब उस्मान हमीद आए और उन्होंने चारों पायलट्स को देखा तो उन्होंने गार्ड्स को ही डांट लगा दी। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। दीवार की ईंटों से सीमेंट निकाला जाता रहा और ईंटों को वापस वैसे ही लगा दिया जाता। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता। साथ ही उन्होंने भागने के बाद की तैयारी भी शुरू कर दी। हर कैदी को हर महीने 57 रुपए मिलते थे। इन्हीं पैसों से तीनों ने ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क और जरूरी सामान इकट्ठा किया। दिशा जानने के लिए उन्हें कंपास चाहिए था। उन्होंने कैसेट प्लेयर के मैग्नेट और कपड़े सीने वाली सुई से एक जुगाड़ू कंपास बना लिया। पारुलकर को घर से मिले कपड़ों से जेल के टेलर को पैसे देकर तीनों के लिए पठानी सूट बनवा लिए, ताकि बाहर निकलने के बाद वो आम लोगों में घुल मिल सकें। धीरे धीरे दीवार का छेद इतना बड़ा हो गया कि एक इंसान उसमें से निकल सके। आखिरी परत, जो सिर्फ प्लास्टर की थी, जानबूझकर छोड़ दी गई थी ताकि भागने वाली रात ही उसे आसानी से तोड़ा जा सके। 13 अगस्त 1972 की रात रावलपिंडी पीओडब्ल्यू कैंप के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यही वो रात थी जिसका इंतजार दिलीप पारुलकर, एमएस ग्रेवाल और हरीश सिंह महीनों से कर रहे थे। तीनों ने अपने पठानी सूट पहने, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, जुगाड़ू कंपास और थोड़े पैसे अपने पास रखे। जाने से पहले उन्होंने अपने साथी विद्याधर शंकर को गले लगाया। अब आखिरी कदम बाकी था। पारुलकर ने दीवार की आखिरी परत धीरे धीरे करके तोड़ दी। बारिश की वजह से आवाज बाहर तक नहीं गई। एक एक करके तीनों उस संकरे छेद से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि दीवार के पास ही एक पाकिस्तानी गार्ड चारपाई पर सो रहा था। तीनों सीधा दीवार की तरफ भागे। कुछ कपड़ों को बांधकर उन्होंने रस्सी बनाई, उसे ऊपर फेंका और कांटेदार तार के पार अटका दिया। पहले पारुलकर, फिर गरेवाल और आखिर में हरीश सिंह दीवार फांदकर दूसरी तरफ उतर गए। अब वो जेल से बाहर थे, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी।
तीनों तेज कदमों से भागते हुए बस स्टैंड पहुंचे। किस्मत उनके साथ थी। उन्हें पेशावर जाने वाली बस मिल गई। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह करीब 6 बजे वो पेशावर पहुंच गए। यहां सबसे बड़ा खतरा पहचान का था। अगर उनसे कलमा पढ़ने को कहा जाता या उनका मेडिकल चेकअप होता तो वो तुरंत पकड़े जाते। इसलिए तीनों ने खुद को क्रिश्चियन बताने का फैसला किया। पेशावर से उन्होंने एक लोकल बस ली और सुबह करीब 9:30 बजे लंडी कोताल पहुंचे। उधर सुबह 11 बजे रावलपिंडी के वॉर कैंप में अचानक हड़कंप मच चुका था। पाकिस्तानी गार्ड्स को पता चल चुका था कि 3 भारतीय पायलट्स भाग चुके हैं। तब गार्ड्स उनके सेल में पहुंचे और दीवार में बना बड़ा सा सुराग देखा तो कुछ पल के लिए सब सन्न रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद ये इम्पॉसिबल लगने वाला काम आखिरकार हो चुका है। गार्ड्स गुस्से से तमतमा उठे। उन्हें लगा कि अगर सीनियर ऑफिसर्स को सच पता चल गया तो सजा उन्हीं को मिलेगी। इसी गुस्से और डर में उन्होंने सोचा कि विद्याधर शंकर, जिन्होंने इन तीनों की मदद की थी, उन्हें गोली मार दी जाए और सीनियर्स को बता दिया जाए कि विद्याधर भी भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सीनियर ऑफिसर्स को जल्दी ही साफ हो गया कि असल में कितने कैदी भागे हैं। इसलिए गार्ड्स विद्याधर को मारने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। उधर जेल से दूर निकल चुके तीनों पायलट्स के सामने अगला सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा था। अब उन्हें अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए तोरखम बॉर्डर पार करना था, जो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। दूरी कम थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता था। एटलस में देखकर उन्हें लगा कि तोरखम बॉर्डर के पास लंडी खाना रेलवे स्टेशन है। नक्शों के हिसाब से वहां पहुंचकर तोरखम जाना आसान हो सकता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह नक्शा बहुत पुराना था और लंडी खाना रेलवे स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। तीनों पायलट्स एक चाय की टपरी पर पहुंचे और वहां खड़े एक आदमी से पूछा कि लंडी खाना रेलवे स्टेशन कैसे जाया जाए। ये सुनते ही आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे। तभी एक आदमी आगे आया और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? पारुलकर ने जवाब दिया, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, छुट्टी पर हैं और घूमने जा रहे हैं। बदकिस्मती से वो आदमी तहसीलदार का क्लर्क था। उसे शक हो गया। उसने कहा, यहां इस नाम की कोई भी जगह नहीं है। धीरे धीरे वहां पर भीड़ बढ़ने लगी। उस आदमी ने ताना मारा, तुम तीनों बंगाली हो ना, अफगानिस्तान भाग रहे हो? ग्रेवाल ने हंसते हुए कहा, क्या हम आपको बंगाली लगते हैं? लेकिन शक और गहरा हो गया। तीनों को पकड़कर तहसीलदार के पास ले जाया गया। वहां भी उन्होंने खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर बताया, लेकिन तहसीलदार ने भरोसा नहीं किया। आखिरी दाव खेलते हुए पारुलकर ने कहा, हमने अपने वतन के लिए खून पसीना बहाया है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एडीसी उस्मान हमीद से बात करवा दीजिए। पारुलकर को लगा था इससे वो बच जाएंगे, लेकिन यही बात उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। तहसीलदार ने तुरंत उस्मान हमीद को फोन किया और दिलीप से बात करवा दी। दिलीप को बात करनी पड़ी। इसी पल उस्मान हमीद समझ गए कि ये 3 वही भारतीय पायलट्स हैं। उस्मान हमीद ने तहसीलदार से फोन पर कहा, ये हमारे लोग हैं। जब तक हमारे सिपाही वहां पर नहीं पहुंचते हैं, इन्हें सुरक्षित रखा जाए। कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक आ गए और तीनों को दोबारा रावलपिंडी ले जाया गया। उन्हें 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी गई। इसके बाद सभी भारतीय पायलट्स को रावलपिंडी से हटाकर फैसलाबाद जेल भेज दिया गया, जहां 500 से ज्यादा भारतीय प्रिजनर्स ऑफ वॉर रखे गए थे। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंदियों की
अदला बदली पर बातचीत तेज हो गई। आखिरकार दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्धबंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। जब ये भारतीय जवान वाघा बॉर्डर से भारत लौटे तो वहां इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोग तिरंगे लिए वहां पर खड़े हुए थे। नारों की गूंज थी, सैनिकों की आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व था। ये कहानी सिर्फ एक जेल से भागने की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी उस हौसले की, ये कहानी थी उस जज्बे की जो सलाखों के पीछे भी आजाद रहना जानता है। और रावलपिंडी की वो दीवारें शायद आज भी याद करती होंगी कि कभी 3 भारतीय पायलट्स उन्हें चकमा देकर निकल गए थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाते रहेंगे। नमस्कार, मनोज शर्मा, दास्तान-ए-भारत।